हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर है। तो भाई आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के कुछ एक या दो एग्जांपल अपन और लेते हैं, फिर अपन एनर्जी पे जंप करेंगे। ठीक है ना। वर्क डन तो अपन ने पढ़ लिया है, वर्क के बारे में काफी कुछ अपन पढ़ चुके हैं। तो दो एग्जाम्पल और लेते हैं, देन विल जंप ऑन टू एनर्जी। ठीक है। तो भाई ये कितने बच्चों से बना ये वाला क्वेश्चन? सीधा था यार, हाँ बन गया होगा इजी वे में। क्या करना था? पार्टिकल O पे है, C पोजीशन पे जाना है। कितने रास्ते हैं? तीनों रास्तों पे वर्क डन निकाल लो। अगर सेम आ गया तो कंजर्वेटिव, अलग अलग आ गया तो नॉन कंजर्वेटिव। यही तो करना था। आओ देखें अपन इसे। अच्छा यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में फोर्स की इक्वेशन नहीं दी हुई है, वर्क डन में इक्वेशन दी हुई है। और वो क्या दे रखी है? F डॉट डी आर कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी आर कॉस थीटा दे रखी है। यहां पाथ की कोई इक्वेशन नहीं दे रखी है। तो क्या हमारे लिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हमारे को यहां पे बस एक चीज समझने की बात क्या है कि यहां पे जो फोर्स काम कर रहा है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो ग्रेविटी कैसे लगती है? हमेशा ऊपर से नीचे। तो ये कोई सा भी पाथ हो, ग्रेविटी कैसे लगेगी? हमेशा ऊपर से नीचे। उसके कंपैरेटिव में आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट किधर। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो। सेम डायरेक्शन में तो cos 0 डिग्री, अपोजिट में है तो cos 180 डिग्री, और किसी और पर्टिकुलर एंगल पे है तो जो एंगल आ रहा है उसको लगा दो यार वहां पे। कोई दिक्कत थी इसको करने में? आओ देखें इस क्वेश्चन को। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। पार्टिकल को O से C जाना है। तो भाई हम पहले तो पाथ हमारे डिफाइन कर दें। ये गया O से C, दिस इज एक पाथ। फिर आप जाएंगे भाई साहब O से A, और फिर जाएंगे साहब आप A से C। तो ये एक पाथ हो गया आपका। देन यू विल गो विद O टू B और B टू ठीक है ना। तो ये आपके यहां पे पाथ हो गए। तीन अलग अलग लाइन है, दिख रही है सबको? येलो लाइन, रेड लाइन और व्हाइट लाइन। आई थिंक इट्स बेटर टू राइट विदाउट द होल्डर। चलो, तो भाई अब हमको यहां पे क्या करना है? हमको वर्क डन बाय OBC पाथ, वर्क डन बाय OAC पाथ एंड वर्क डन बाय OC, हमको ये तीनों के तीनों यहां पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं OAC लेता हूं तो OAC, तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले OA लाइन पे वर्क डन निकालूंगा, फिर AC लाइन पे वर्क डन निकालूंगा एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो भाई वर्क डन बाय OAC, तो इसको मैंने ब्रेक कैसे कर लिया? पहले OA लाइन पे वर्क डन निकालूंगा, फिर AC लाइन पे वर्क डन निकालूंगा। अब भैया जो फोर्स लग रहा है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो भैया नीचे की तरफ लगता है, जिसको हम FG बोलते हैं। अच्छा, यहां पे फोर्स का भी कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा है बेटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 4 kg का पार्टिकल है। ठीक है, चलो ये है यहां पे जो हमारा फोर्स है। तो भाई फोर्स होता क्या है? फोर्स होता क्या है? mg। यानी कि भाई जो नीचे आपका जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, बेसिकली वो है क्या? mg है। यानी कि मास कितना है? 4, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो यानी कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ये किसका फोर्स है? ग्रेविटी का फोर्स, यानी कि mg है। बहुत बढ़िया। तो भाई अगर मैं OA पे निकाल रहा हूं तो OA पे ये लगा दिया मैंने नीचे की तरफ 40 न्यूटन। भैया लेकिन O से A में बॉडी डिस्प्लेस किधर हुई है? इन द x डायरेक्शन, फोर्स नीचे। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वर्क डन इन O टू A इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0, या ऐसे लिख लो F ds cos थीटा। तो F इज 40 न्यूटन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये ds भी हटाओ, यहां पे s कर दो, F s cos थीटा। और s कितना है बेटा? 0 से 5, तो यहां पे 5 इंटू cos 90 डिग्री। द आंसर इज 0 जूल। ये आ गया आपका वर्क डन O से A में। ये तो हुई एक बात। आगे बढ़े, A से C पे चले। तो A से C पे चलेंगे तो बेटा फोर्स तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी का, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? क्या बेटा ये 5? अगर मैं आपसे पूछूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो भाई ये कितना हो गया? 5।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, फोर्स लग रहा है नीचे, यानी कि थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, यहां पे थीटा कितना हो गया बेटा 180 डिग्री, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय AC इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा, F is 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर इंटू cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री हम जानते हैं कितना होता है -1। तो यानी कि यहां पे अपना आंसर कितना आएगा 5 4 20, 200 जूल, और ये माइनस का इधर आ गया। सो वर्क डन बाय AC इज -200 जूल। तो भाई हमें तो टोटल वर्क डन पता करना था OAC में, तो OAC में कितना हो गया 0 प्लस ब्रैकेट में -200, तो कितना आ गया माइनस का 200 जूल आ गया OAC का वर्क डन। हाँ या ना, सबका यही है। यानी कि ये जो पाथ हमने ट्रेवल किया व्हाइट लाइन पे, इस पे हमारा वर्क डन कितना आ गया -200 जूल। चलो अब हम रेड लाइन पे पता करें कि भाई ये रेड लाइन पे हमारा वर्क डन कितना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम O से B। अब देखो O से B जाने में आपका जो x है वो भी 0, भाई यहाँ पे 0,0 है ना कोऑर्डिनेट, y भी आपका क्या है 0 है, और ये क्योंकि y एक्सिस की लाइन है तो यहां पे dx तो वैसे ही 0 होता है, x भी 0 y भी 0। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पे अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं वर्क डन इन OBC, यानी कि वर्क डन फ्रॉम O टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C। वर्क डन इन O टू B इज रिटन एज Fs cos थीटा। अब देखो यहां पे x y dx को सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे फोर्स में हमको कोई इक्वेशन नहीं दी हुई है, तो हम ये वाली बातें तो देखो नहीं सोचेंगे। तो हमारे सोचने की शक्ति कहां से मिलेगी, हमें क्या करना है भैया, इस लाइन पे जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो तो नीचे ही लग रहा है 40 न्यूटन, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या 5 मीटर का है। अगर वो फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी का, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो यानी कि यहां पे 180 डिग्री होगा एंगल, थीटा कितना होगा फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, योर फोर्स इज 40, डिस्प्लेसमेंट इज 5 इंटू cos 180 डिग्री, यानी कि यहां से आपके पास आ गया -200 जूल। दिस इज वर्क डन बाय OB। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं B से C पे जाने में। अगर मैं B से C पे जा रहा हूं तो बेटा वर्क डन तो नीचे ही है mg, जो कि कितना है 40 न्यूटन है। तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो बेटा ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए, यानी कि वर्क डन फ्रॉम B टू C इज 0। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम B टू C इज इक्वल्स टू 40 इंटू 5 इंटू cos 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 0 जूल। तो भाई टोटल वर्क डन इन OBC कितना हो गया, तो ये अपन लिख सकते हैं वर्क डन इन OBC इज इक्वल्स टू माइनस का 200 प्लस 0, यानी कि कितना हो गया माइनस का 200 जूल। देखो ये एक वैल्यू निकाली अपन ने और इधर एक वैल्यू निकाली, दोनों पाथ पे सेम आ गए, यानी कि व्हाइट लाइन पे -200 जूल और रेड लाइन पे भी कितना आ गया -200 जूल। अभी तक तो भैया गाड़ी हमारी कंजर्वेटिव की तरफ चल रही है। अब O से C में अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करता हूं तो O से C के वर्क डन में भी अगर -200 आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा फोर्स हो गया कंजर्वेटिव। इसका मतलब ये फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, प्रूव हो जाएगा। तो भैया OC पे वर्क डन कैलकुलेट करो। तो नाउ कैलकुलेटिंग वर्क डन इन OC। अब देखो थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात है, कल के लेक्चर में भी अपन ने करी थी। ये लाइन की क्या इक्वेशन है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन होनी चाहिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। कोऑर्डिनेट क्या है, क्या बेटा x कॉमा y बराबर है 5,5 है, यानी कि क्या x बराबर y की लाइन है। अगर आप यहां पे स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो 5 - 0 अपॉन 5 - 0, यानी कि स्लोप कितनी आ रही है 1। तो y बराबर mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस c। अब c यहां पे क्या है, c यानी कि इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज 0, दिस लाइन इज कटिंग एट ओरिजिन।
तो इंटरसेप्ट हो गया 0, स्लोप हो गई 1, इक्वेशन क्या हो गई स्ट्रेट लाइन की, y बराबर x। तो अगर ये यहां पे y और x आपस में बराबर हैं तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहां पर अब हमें यहां पे क्या करना है, देखो करना तो वही एफ एस कॉस थीटा है ना। तो फोर्स कितना है 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है, ठीक है, नहीं सॉरी 5 नहीं है। अब देखो यहां पे क्या है, देखो ये आपका 5 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है, तो ये अगर परपेंडिकुलर, ये अगर आपका बेस हो गया तो बेटा हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2, यानी कि 5√2। तो ये जो लाइन आ गई आपकी, ये कितनी आ गई 5√2 मीटर। अब y बराबर x करने से भी यार हमको कोई फायदा नहीं मिला, क्यों, यहां तो कोई इक्वेशन ही नहीं है। हम क्या करेंगे y इक्वल टू एक्स का, dx को dy के बराबर नहीं कर सकते, x को y के बराबर नहीं कर सकते, जब इक्वेशन नहीं है तो क्या करेंगे। अब थोड़ा सा सोचो, करना क्या है हमें एफ एस कॉस थीटा करना है, यानी कि फोर्स तो पता है, डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हमें पता चला कितना आया 5√2। क्या कॉस थीटा पता है क्या हमें, कॉस थीटा पता लगाना है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, ग्रेविटी तो हमेशा ऊपर से नीचे लगेगी, यानी कि ये लो, ये लगा दी मैंने नीचे ग्रेविटी, ये नीचे लग गई अपनी ग्रेविटी mg। अब ये फोर्स में और ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये एंगल कितना है ये बता दो आप तो मुझे, यही आपका क्या है इस पर्टिकुलर ओसी लाइन पे थीटा है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर लेकर के आ रहा हूं, ये जो येलो लाइन है, इसको ये मान लो ये आपकी येलो लाइन है, और इस येलो लाइन को ये आपका O पॉइंट, ये आपका C पॉइंट, दिस इज 5,5, दिस इज योर 5√2 मीटर, ठीक है ना, केवल इधर से इधर लेकर के आ गया मैं इसे। अब देखो फोर्स लग रहा है नीचे mg, तो बेटा ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो अपने को निकालना। अब ये कितना होगा, अगर मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूं तो क्या ये 90, और अगर इस लाइन को ऊपर लेके चला जाऊं तो ये भी 90, यानी कि ये एंगल कितना हुआ 45। तो थीटा कितना हो गया, क्या बेटा थीटा बराबर 90 प्लस 45, यानी कि 135 डिग्री। अरे हाँ या ना, समझ में आया ये थीटा 135 कैसे आया। इधर भी सोच सकते हैं, ये जो थीटा निकालना था ये अपना 90 और ये 45, अगर मैं इसको ऊपर बढ़ा दूं तो ये टोटल 90 होता। सो इधर से 45, इधर से 90, सो टोटल थीटा विल बी 135 डिग्री। इस थीटा को हमने यहां पे यूटिलाइज करा दिया, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि cos थीटा 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होता है। तो भाई जो वैल्यू cos 45 पे होगी वही 135 पे होगी, लेकिन फर्क क्या होगा, प्लस का माइनस हो चुका होगा, यानी कि 40 इंटू 5√2 इंटू -1/√2, ये 1/√2 से मतलब इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो, 5 4 जा 20 माइनस का 200 जूल, वर्क डन फ्रॉम O to C। आई बात समझ में। तो ये एक वर्क डन निकाला, आंसर आया -200। ये एक आंसर निकाला था ओबीसी के लिए, ये भी कितना आया -200, और ये एक आंसर निकाला था ओएसी के लिए, ये भी -200। तो चमत्कार हो गया यार, तीनों जगह -200 -200 -200। इसका मतलब ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि F इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया है। क्लियर, कोई दिक्कत इसको समझने में, सबसे बन गया था ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रब कर दूं, बनाओ इस क्वेश्चन को ही बनाओ, वैसे तो बना के आए होंगे कुछ सारे बच्चे। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, यहां पे ये आपके पास फोर्स में एक इक्वेशन आ गई है, कोऑर्डिनेट आपके अगेन 5,5, x बराबर 5 है,
हैविंग कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 5 एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय 8। ठीक है, तो 5,5 कोऑर्डिनेट है, फिगर में हमको पता चल रहा है यहां से। ठीक है, तो फोर्स में एक इक्वेशन दे दी है। अगेन अपने पास 3 पाथ हैं और अपने को कोऑर्डिनेट पता है। हमको क्या बताना है कि ये जो F फोर्स है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। लगाइए इस क्वेश्चन को भी। तो ये डायग्राम है अपना। लेट्स मेक द 3 पाथ्स। क्या सबने ये 3 पाथ देख लिए? तो क्या क्या कैलकुलेट करना है? अगेन OAC, OBC एंड OC, ये तीनों पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर सेम आ गया तो कंजर्वेटिव, अलग अलग आए तो नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं भाई फोर्स की इक्वेशन एक बार लिख लेता हूं, याद तो किसी को रहती नहीं है। तो फोर्स की इक्वेशन क्या है अपने पास? 2y i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स विच वी आर हैविंग। अब ये इक्वेशन है। अगर मुझे सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम OAC निकालना है तो मुझे वर्क डन फ्रॉम O टू A प्लस वर्क डन फ्रॉम A टू C, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का वर्क डन मुझे एड अप करना पड़ेगा। तो भाई अगर मैं OA निकालूं, वर्क डन फ्रॉम O टू A, तो भाई थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर मैं O से A जा रहा हूं तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि dy तो 0 है, x बराबर 5 है, या x की लिमिट बोल दो 0 से 5 है, और y बराबर क्या है? 0 है। अगर मैं A से C में जाऊंगा तो यहां पे x बराबर तो 5 है और dx बराबर क्या है? 0 है, y बराबर लिमिट 0 से 5 है और dy कुछ ना कुछ होगा। ऐसे ही यहां पे dx कुछ ना कुछ होगा। तो O से A में और A से C में मेरे ही ऑब्जर्वेशंस हो गए। किसी को कोई दिक्कत है ऑब्जर्वेशंस बनाने में? मेरे ख्याल से नहीं होगी, कल हमने बहुत अच्छे से समझा है। तो भाई O से A में वर्क डन, तो भाई हमारी इक्वेशन क्या है? F ds है ना, यानी कि अब ds मेरे को लिखना है तो मैं ds वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? लेट से dx i कैप प्लस dy j कैप। मैंने ये डिस्प्लेसमेंट मान लिया i कैप में और j कैप में। तो भाई यहां पे इनको इंटीग्रेट करना है। सो 2y i कैप डॉट dx i कैप प्लस एक्स स्क्वायर j कैप डॉट dy j कैप। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। x की लिमिट 0 से 5, y की लिमिट 0 से 5। क्या पूरा इंटीग्रेट करना है क्या? नहीं भाई, हमको किसके लिए काम करना है? OA के लिए। तो OA पे देखें तो भैया dy 0, जैसे ही dy 0 तो ये भी 0, y बराबर 0, तो भैया y 0 हो गया तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, यानी कि यहां पे वर्क डन बाय OA कितना आ गया? 0 जूल। आगे बढ़ो, यहां पे कैलकुलेट करते हैं अब अपन वर्क डन बाय AC। तो वर्क डन बाय AC के लिए भी अगेन मैं क्या करूंगा? यहां पे डायरेक्टली लिख लूं 2y dx, मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं अब 2y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dy। तो लिमिट किसकी डालनी है? यहां पे देखो x बराबर तो 5 है तो ये तो x बराबर 5 हो जाएगा, dx बराबर 0 तो ये वाली टर्म 0 और dy कुछ ना कुछ होगा, लिमिट आएगी 0 से 5। तो कितना हो गया ये? वर्क डन फ्रॉम A टू C इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 5, 25 मैंने बाहर ले लिया और dy। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 25 इंटू कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? y, और y में लिमिट आ जाएगी 5 से 0 तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 25 इंटू 5 इज 125 जूल। तो भाई यहां पे मैंने पता कर लिया, ये सब चीज अब मैं रब कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आया? दिस इज 125 जूल एंड दिस इज 0 जूल। तो O से C तक में टोटल वर्क डन कितना आ गया? 125 जूल।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप O से B में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो O से B में क्या होगा, इस पर्टिकुलर लाइन पे x भी 0 है, y भी 0 है, और क्योंकि y एक्सिस पे है तो भाई dx भी यहां पे क्या है, 0। ये तीन ऑब्जर्वेशन मैंने यहां पे करी। dy जरूर कुछ ना कुछ होगा, है ना, कुछ ना कुछ होगा dy, और y की लिमिट क्या होगी 0 to 5, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। b से c पे अब ये लाइन x एक्सिस पे, यानी कि यहां पे dy तो क्या होगा 0 होगा, dx कुछ ना कुछ होगा, और y पे यहां पे कितनी वैल्यू आ रही है, y पे 5 आ रही है, और x की जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक होगी 0 to 5, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो इनके लिए अब अगर मैं यहां पे इक्वेशन लिखूं, यानी कि वर्क डन फ्रॉम OBC इज इक्वल्स टू वर्क डन इन OB प्लस वर्क डन इन BC। तो भाई वर्क डन इन OB कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dy। पहले ऐसे लिख लिया करो, ठीक है ना, आप जो भी कैंसिल आउट करना है कर लेंगे। dx 0 है, अगर dx 0 है तो ये वाली टर्म 0, फिर यहां पे x और dy है तो x भी 0 है, dy कुछ ना कुछ है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ये भी 0। तो वर्क डन इन O2B इज 0 जूल। ठीक है, आगे बढ़े, वर्क डन इन B2C। अब वर्क डन इन B2C अगर मुझे निकालना है तो अगेन मैंने क्या किया, पहले तो मैंने नॉर्मल सेम इक्वेशन लिख ली, 2y dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। अब यहां पे dy जो है वो 0 है, अगर dy 0 है तो ये वाली टर्म 0, x की लिमिट है 0 to 5 और dx कुछ ना कुछ होगा और y की वैल्यू 5 है, तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा 5 2 10, सो 10 बाहर ले लिया, dx को अंदर ले लिया, और x की लिमिट है 0 से 5। अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, x 5 0 से 5 यानी कि 10 into 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 50 जूल। तो भाई यहां पे हम कुछ चीजें अब एडिट करके लिख सकते हैं। यहां पे तो कितना आ गया 0 जूल, और यहां पे कितना आ गया 50 जूल। तो O से C तक OB प्लस BC टोटल कितना हो गया 50 जूल, मिसमैच कर गया, यहां 125 यहां 50, यानी कि श्योर शॉर्ट तो हम हो चुके हैं कि ये कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। क्यों, क्योंकि भैया पाथ पे डिपेंड कर रहा है, जब ऐसे आके ऐसे गया तो 125 बता रहा है, जब ऊपर जाके इधर आया तो 50 बता रहा है, यानी कि क्लियरली पता चल रहा है कि पाथ पे डिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। आगे वाला स्टेप ले या यहीं पारी को डिक्लेयर कर दे, पवेलियन चल चलें, नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें यहां पे O से C में भी अब बात करनी पड़ेगी। हालांकि अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो आप यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं O से C में भी। अब देखो O से C में अगर अपन कर रहे हैं, अगेन द सेम थिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन रही है, x इक्वल टू y, कोऑर्डिनेट 5,5, स्लोप 1, इंटरसेप्ट 0, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x इक्वल टू y या y इक्वल टू x। ठीक है, तो यानी कि यहां पे dx और dy भी बराबर होंगे। तो भाई वर्क डन इन OC इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। सिंस वी नो दैट x इक्वल्स टू y एंड dx इक्वल्स टू dy, देयरफॉर वर्क डन इन O2C इज इक्वल्स टू, अच्छा भाई x की लिमिट 0 से 5, y की लिमिट भी 0 से 5, तो या तो x को रिप्लेस कर दो या y को रिप्लेस कर दो, आंसर दोनों में ही आना है। ठीक है ना, तो मैं यहां पे देखो x को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तो y की जगह मैंने क्या कर दिया, y को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूं, यानी कि 2x dx 0 to 5। कल मैंने दोनों मेथड बताए थे, वो भी अप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, 0 to 5। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मैंने दिया, dy को dx से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहां पे आप क्या कर सकते थे, y बराबर x है तो यहां पे y स्क्वायर dy भी कर दो, 0 से 5 में लिमिट लगा दो, तब भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 5 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 0 to 5। इसको सॉल्व करो, 25 by 2, so 2 into 25 by 2 plus 125 by
3, ठीक है, नीचे की लिमिट 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। सो दिस इज 50/2 प्लस 125/3, एलसीएम ले लिया मैंने 6, सो 150 प्लस 3 2 6, 125 इंटू 2 इज 250। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 10 3 400 अपॉन 6। इसको और कैंसिल करें तो 6, ठीक है, या तो यहां पे ही अपन छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आंसर। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये एक अलग आंसर आया है ना, और 50 जूल कहां पे आया था अपना अभी, ये एक 50 जूल अपना आंसर, ये एक अलग आया, और एक और आंसर आया था यहां पे 125 जूल। तो बेसिकली तीनों पाथ पे अलग अलग आंसर आए। यहां पे लिख लेते हैं अपन कितना है ये, 400/6 जूल। तो तीनों पाथ पे अलग अलग आए, इसलिए हमने यहां पे क्या डिक्लेयर किया कि दिस एफ इज इक्वल्स टू नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, नोट करिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, नोट किए यहां तक। चलो अब हेडिंग डालिए एनर्जी। डालिए आप लोगों ने हेडिंग एनर्जी। तो भाई अब अपन ने क्या कर रहे हैं, वर्क के बारे में जितनी भी पढ़ाई करनी थी हमने लगभग कर चुके हैं। अब हम जंप ऑन कर रहे हैं एनर्जी पे। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, एनर्जी होती क्या है? बताइए भाई, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। हम बोलते हैं ना कभी कभी, यार आज तो यार बढ़िया नींद आई, बढ़िया खाया पिया, खूब एनर्जी, आज तो मैं ये कर लूंगा, आज तो मैं वो कर लूंगा। बोलते नहीं बोलते हैं? अगर कोई क्रिकेट खेलता हो, पूरी एनर्जी से आया तो यार आज तो मेरे में बहुत अच्छी एनर्जी, खूब चक्के चौके उड़ाऊंगा। बोलते नहीं बोलते हैं? तो एनर्जी क्या होती है, एक बॉडी की कैपेसिटी कि वो कितना वर्क कर सकता है। तो एनर्जी को डिफाइन करते हैं, या एनर्जी की यूनिट को डिफाइन करते हैं वर्क के टर्म्स में। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इट्स यूनिट इज वर्क। जितना आप काम कर सकते हो वही क्या है, एनर्जी है। वर्क की यूनिट होती है जूल, एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल। अब देखो, इंडिविजुअली वर्क को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, इंडिविजुअल एनर्जी को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्क को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी को रेफरेंस पॉइंट बना करके। सिमिलरली एनर्जी को मतलब हम डिफाइन करेंगे जब वर्क को रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं। सो दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। कुछ समझ में आया? तो लेमैन्स वर्ड में, एक आम भाषा में, एक आम शब्दों में मैं आपसे ये वाली बात बोल रहा हूं कि एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, कि वो कुछ ना कुछ काम कर सके। अब ये जो एनर्जी होती है ये कुछ तरह तरह के प्रकारों की होती है, यानी कि इट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड। तो भाई क्या है वो काइंड? मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नॉइज एनर्जी। सो वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी काइंड ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये आपस में कन्वर्टेबल भी होती हैं, ये आपस में कन्वर्टेबल भी होते हैं। वो कैसे होती हैं, ये सब बातें अपन करेंगे थर्मोडायनामिक्स में या हीट ट्रांसफर में। एज ऑफ नाउ, या पर्टिकुलर जो अपन हीट का पूरा टॉपिक लेंगे तो अब ये सब बातें अपन डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ हमें हमारी जो कंसर्न दिखानी है वो किसको, मैकेनिकल एनर्जी को। हम यहां पे मैकेनिकल एनर्जी, भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स। व्हाट वी आर स्टडिंग बेसिकली मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, ग्रेविटेशन, ये सब किस में आते हैं, मैकेनिक्स में आते हैं। तो हमें ये जो मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो, इस मैकेनिकल एनर्जी में हम और दो तरह की एनर्जी पढ़ेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। भाई क्या होती है, तो हम एक एक करके लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काम तो काइनेटिक एनर्जी भी कर रही है लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। क्या मतलब हुआ सर इसका,
इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर एक पार्टिकल है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ मास है, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर उसमें कुछ मास है, उसमें कुछ वेलोसिटी है, तो वो इनिशियल से जो एक फाइनल स्टेट में पहुंच रहा है, यानी कि जीरो से, यानी कि रेस्ट की कंडीशन से कुछ वेलोसिटी में जो आ पा रहा है, तो उसमें कुछ काम करना पड़ रहा है। तो वो कौन कर दे रहा है उसको? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर एक पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से आगे चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ m v डॉट v। ये असलियत है, ये असलियत में फॉर्मूला ऐसे होता है। लेकिन अब ये v डॉट v कैसे आया और इसका v स्क्वायर कैसे हो गया, ये क्या थोड़ी सी गहन अध्ययन वाली बातें हैं, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज की यहां पे जरूरत होती है। तो ये कॉलेज टाइम पे अगर आप कोई ऐसी ब्रांच लोगे तो आपको वहां पे क्वांटम फिजिक्स या फिजिक्स से रिलेटेड कोई ब्रांच लोगे तो वहां पे आपको जानने की जरूरत है। 11th और 12th के पर्पज से, कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पज से जानने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? हाफ mv स्क्वायर। दिस इज ऑफ आवर मेन कंसर्न। अब यहां पे ये जो m है बेटा, ये क्या है? मास ऑफ अ पार्टिकल। ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग मास ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर अ पार्टिकल। इसको लिखिए यहां पे, काइनेटिक एनर्जी is valid only for particle। अभी आऊंगा मैं इस पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है? देखिए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में दो चार बातें और जान लेते हैं। देखो, क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है? आपसे अगर आपका वजन पूछा जाए, आप क्या बोलते हैं? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। क्या कभी ये बोलता है -50 kg, -60 kg? नेगेटिव में आपका वजन हो सकता है क्या कभी? बेटा सोचो मत, नहीं होता है। नेगेटिव में वजन कैलकुलेट नहीं होता, यानी कि मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, वेलोसिटी कभी ऐसा सुना -60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं? हाँ, हमने कभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो माइनस आता जरूर है, लेकिन वो माइनस क्या सिग्निफाई करता है? डायरेक्शन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यानी कि वेलोसिटी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। जब मास भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्यों नेगेटिव होगी? तो एक पॉइंट इसके बारे में लिख लीजिए कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और काइनेटिक एनर्जी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, हमेशा पॉजिटिव रहती है। अच्छा, पॉजिटिव तो रहती है, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि ये जीरो भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी कैन बी जीरो। क्यों? लेकिन ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती? क्योंकि मास और वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। मैं लेकिन ये वाली बात बोल रहा हूं कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन जीरो भी हो सकती है। क्यों? बेटा जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, यानी कि जीरो इज नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर। सो टेक्निकली वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी जीरो और पॉजिटिव हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। जीरो होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकती है। नेगेटिव कभी नहीं होगी, ये वाली बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बात आती है इस वाले पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी इज वैलिड फॉर अ पार्टिकल। इसका क्या मतलब हुआ भाई? अगर एक पार्टिकल है, लेट्स से कि ये पार्टिकल है, मैं कह रहा हूं कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या अज्यूम करूंगा कि ये जो पूरा का पूरा बॉडी है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इस पूरी बॉडी के जितने भी पार्टिकल है, उन सब की वेलोसिटी v है। क्यों ऐसा मानूंगा? क्योंकि भैया काइनेटिक एनर्जी केवल पार्टिकल के लिए डिफाइंड है, कंप्लीट बॉडी के लिए डिफाइंड नहीं है। दिस इज द ट्रुथ।
ये बहुत कम किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ये वाली बात फैक्ट है कि काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल के लिए वैलिड है, पूरी बॉडी के लिए नहीं है। लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या अज्यूम करते हैं कि पूरी बॉडी में जितने भी पार्टिकल है सब एक जैसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखें, काइनेटिक एनर्जी is independent of direction of motion। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि पार्टिकल में वेलोसिटी होनी चाहिए, मास होना चाहिए, ये नहीं कि इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। डायरेक्शन कोई सा भी हो, काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें, अगर उसमें मास और वेलोसिटी है तो। अच्छा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल लेट से 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, लेट से दूसरा पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बताना बेटा किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ऊपर या नीचे? अगर मैं बोलूं इसको ए और इसको बी, ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? बी में ज्यादा है। क्यों भाई बी में ज्यादा है? क्यों? क्योंकि बी में वेलोसिटी ज्यादा है। अच्छा, अब देखो वेलोसिटी की बात आई है तो एक और चीज देखो, एक और पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको विजिबल है ये पीछे तक? देखो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बच्चा रेस्ट पे, यानी कि मान लो अभी मैं हूं, यहां से कोई गाड़ी निकल रही है, मैं तो रेस्ट पे हूं, मैं तो नहीं चल रहा, लेकिन एक बच्चा यहां जॉगिंग कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं इस गाड़ी को पास होते हुए, तो मेरे लिए इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। जो बच्चा भाग रहा है या एक और गाड़ी पे पैदल मतलब एक और गाड़ी पे पैरेलली चल रहा है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरे ख्याल से आपको तब क्लियर होगा ये। Let's say this boy is PJ or this boy is at rest, are very famous variables. Consider a second boy, let's say his name is DJ, और इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ज्यादा नहीं तो 2 मीटर पर सेकेंड हमने मान ली। अब क्या हुआ कि भाई मान के चलो कि ये एक प्लेग्राउंड में है, एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है, ये रेस्ट पे खड़ा है और ये भाग रहा है। अब क्या हुआ, इन्होंने देखी एक फुटबॉल, और फुटबॉल का वजन था 5 किलो, और फुटबॉल आगे की तरफ जा रही थी 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो अब यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एज ऑब्जर्व्ड बाय पीजे एंड एज ऑब्जर्व बाय डीजे। यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पीजे के रेफरेंस पे और डीजे के रेफरेंस पे। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर है? दिख रहा है आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर? ये रेस्ट पे है, ये मूविंग है। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी अलग आएगी, इसके लिए अलग आएगी। अब कैसे देखते हैं। सो वी आर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पीजे, और पीजे कैसे है? रेस्ट पे है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ mv²। तो भाई मास ऑफ द फुटबॉल, लेट्स से कि ये क्या है? फुटबॉल है, तो कितना है भाई ये? 5। सो 1/2 इंटू 5 इंटू वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। भाई अगर ये रेस्ट पे है और ये इस फुटबॉल को देख रहा है, तो ये तो 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, और 5 किलो का इसका मास है।
तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 6 6 या 36 एंड 2 18, 18 5 या 90, यानी कि 90 जूल। ओहो, अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि काइनेटिक भाई एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। उसी तरह से यहां पे लिख लो छोटा सा नोट डाल करके, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों में देख लो, एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में कितनी होती है, जूल, और सीजीएस सिस्टम में कितनी होती है, अर्ग। अभी आते हैं अपन क्वेश्चन पे, 2 मिनट यहां पे और देख लो। अब देखो हमने क्या बोला कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं एसआई सिस्टम में चलूं तो दिस मास इज बेसिकली किलोग्राम, तो भाई ये लो केजी। वेलोसिटी इन एसआई सिस्टम इज मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड का बेटा क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो मीटर स्क्वायर और नीचे सेकंड का स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या वर्क की भी यही यूनिट आती थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन डॉट मीटर, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो कितना होता था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वही चीज यहां आ गई। इसका डायमेंशन भी लिखे हैं, सो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, तो यानी कि जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। मैंने पहले स्टेटमेंट में ही बोला था आपको कि एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन पे वापस आओ। तो भाई 90 जूल आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डीजे के रेस्पेक्ट में देखूं तो भाई डीजे खुद 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये बॉल 6 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। तो डीजे के रेस्पेक्ट में इस फुटबॉल की वेलोसिटी क्या 4 मीटर पर सेकंड रह जाएगी, हाँ या ना? बेटा भगा दूंगा मैं क्लास से अगर मस्ती करी तो। समझ में आया? ये समझ में आया कैसे? रिलेटिव मोशन, ये 6 मीटर ये 2 मीटर, तो डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों का, 4 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि डीजे को क्या दिख रहा है कि जो फुटबॉल है ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही, जबकि एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है फुटबॉल की, 6 मीटर पर सेकंड। सो 4 मीटर पर सेकंड से इसको आगे जाती हुई दिख रही है। इसका मास कितना हो गया, 5 kg। देखना भी बहुत अच्छे कंक्लूजन पे आने वाले हैं अपन। सो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डीजे कितनी होगी बेटा, हाफ इंटू 5 उसका मास इंटू वी स्क्वायर, और वी कितना हो गया भाई, जो रिलेटिव वी आएगा वो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यानी कि 4 4 जा 16, सो 2 8 जा 8 5 जा 40 जूल। तो क्या हुआ, जब डीजे ने देखा इस फुटबॉल को तो भैया 40 जूल काइनेटिक एनर्जी आई। जब पीजे ने देखा जो कि रेस्ट पे था तो कितना आया, 90 जूल। तो अंतर है 50 जूल का अंतर है। क्यों आया भाई, सेम क्यों नहीं आई? सेम आनी चाहिए थी ना, सेम क्यों नहीं आई? बात आ जाती है रेफरेंस फ्रेम की, यानी कि मेरा थर्ड जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, होना तो नहीं चाहिए था भैया। वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जब रेस्ट से देखा तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, जब ये भाग रहा था कोई दूसरे रेफरेंस फ्रेम में था तब वेलोसिटी 4 हुई। तो पहले काइनेटिक एनर्जी बदली या वेलोसिटी बदली? अगर ये 6 ही होता तो आंसर तो फिर 90 जूल ही आता ना डीजे के रेस्पेक्ट में भी, बोलो। यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बदलती है, यानी कि वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो इसका रीजन दे देंगे आप कि वेलोसिटी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी करती है। और ये एग्जांपल इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? नोट करो इसे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नोट किया आप लोगों ने सब? चलो अब हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी। तो वही क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, आओ यहां पे देखते हैं।
ये कुछ बातें मैंने यहां पे लिखी हैं, इसको समझते हैं अपन एक एक करके। सो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका क्या मतलब है, हम एक एक बात को धीरे धीरे समझेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड होती है। क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती है। इसकी भी यूनिट जूल होती है एसआई सिस्टम में। और एक और बात क्या लिखी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो इसको समझो, यहां पे हमने जो बात लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी तो क्या थी, किसी भी पार्टिकल को जीरो से v वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए जो काम करना था वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या मतलब कि वहां पे क्या था, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यहां पे क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है यहां पे बेसिकली इस वर्ड पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस दें, एनर्जी स्टोर करना। अगर हम कहते हैं कि भाई इस बच्चे में तो बहुत पोटेंशियल है, ये तो मेडिकल क्या डॉक्टर बन जाएगा, ये तो सारे पेपर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेगा, यानी कि हम ये जानते हैं कि वो बच्चा हर दिन अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर करता है पढ़ाई कर करके, और वो एनर्जी को कहां पे रिलीज करेगा, पेपर में। और उसका गेन क्या होगा कि भैया अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी रैंक आएगी, भैया लाट साहब डॉक्टर बन जाएंगे। क्लियर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी को इससे रिलेट करें, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक बॉडी में एनर्जी स्टोर होना ताकि वो कुछ वर्क कर सके, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल में आपको बताऊं तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, एक तो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? लेट्स सी वन एग्जाम्पल, फिर हम लेते हैं एक एक पॉइंट। ये एक ब्लॉक है m मास का, इस पे ग्रेविटी काम कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है। मैंने इसको यहां से, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया, यानी कि जनरली हम क्या करते हैं बेटा, सबने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे शक्लें मत बनाओ कि हमें कुछ भी नहीं आता। सबने 9th और 10th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, mgh करके फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा समझना कैसे। तो मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जब इतनी सारी बातें करी तो मैंने एक चीज तो पढ़ी कि रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो भैया मेरा जो हाथ है, लेट इट बी अ रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये पार्टिकल रखा हुआ है, ये एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है, नीचे की तरफ mg लग रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया कुछ h हाइट पे, यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट हो गई h, यानी कि मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को नीचे से उठाया ऊपर की तरफ। तो जब मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो आपने क्या बोला, भैया ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर h हाइट पे, तो कितना हो गया mg इंटू h, लेकिन cos थीटा कितना हो गया, क्या 180, क्योंकि mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये 180 डिग्री एंगल बन गया यहां पे। तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव माइनस mgh आया। बेटा कल के लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, ध्यान हो तो, या नहीं भी पढ़ा हो आप लोगों ने तब भी आप इजीली देख सकते हैं, माइनस mgh आएगा, क्योंकि mg फोर्स नीचे है और h डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh। इतनी बात हमें समझ में आती है नहीं आती है? ठीक है, तो जब यहां पे ये ब्लॉक रेस्ट पे रखा था और h हाइट पे चला गया, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, माइनस mgh। तो यहां पे जो एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई, mgh, क्योंकि जब ये यहां से नीचे वापस आएगा तब भी ये mgh करता है, ये भी हम बात जानते हैं। तो जो एनर्जी यहां स्टोर हो रही है उस एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा इसके लिए क्या है, ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस पे लगता है। इसका मतलब पहला पॉइंट लेते हैं, इट ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो हम एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट
डिपेंड अपॉन द पाथ, यानी कि पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं ये, ठीक है ना। इससे हमें ये समझ में आता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। तो ये वाली बात हमने देखी, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था तो हमने क्या मान लिया कि इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। और नहीं भी समझ में आया तो अपन अभी एक एग्जांपल लेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम। देखो इसको कैसे समझोगे, ये पार्टिकल यहां रखा था, मान लो ये यहां से h हाइट पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी हुई लेट से 5 जूल, और ऊपर गया तो लेट से पोटेंशियल एनर्जी हो गई 10 जूल। तो ये जो 5 जूल और 10 जूल हुई बेटा, ये इसी रेफरेंस पॉइंट की वजह से तो हुई। हमने ये मार्क कहां पे किया, इस रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे किया। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन मान लो कि अब ये रेफरेंस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा और नीचे कर दिया, मान लो यहां पे कहीं पे कर दिया। अब इस हाइट पे 5 जूल, फिर इस हाइट या इस हाइट पे मान लीजिए 10 जूल और इस हाइट पे 15 जूल। तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, जब पहले 5 और 10 था तब भी डिफरेंस कितना था 5 जूल, अभी 10 और 15 है तब भी डिफरेंस कितना है 5 जूल, लेकिन रेफरेंस पॉइंट तो नीचे चला गया, तब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है 5 जूल। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे तो डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से आपके ये 2 पॉइंट और क्लियर हुए होंगे। अगली चीज, ये तो नॉर्मल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जूल में होती है। सिंस ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, किस पाथ पे चल रहे हैं उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, नोट करें इसे। ओके, तो भाई ये तो हमने अब थ्योरेटिकल बात तो पढ़ ली, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातें और पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बेसिकली आसान भाषा में ये इसका फॉर्मूला है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि ये केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम जो सिंबल होता है वो U होता है, ये भी नोट कर लेना इधर, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है। तो भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा U, क्या बेटा ये जो डेल्टा है ये एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ये हो गया मेरा कंजर्वेटिव फोर्स, ये इसने कुछ वर्क डन कर दिया ds, और इसकी कुछ लिमिट थी इनिशियल से फाइनल, तो ये हो गया मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, किसके बराबर हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब इस चेंज को मैं कैसे लिख सकता हूं, U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल टू फाइनल कंजर्वेटिव फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि और ये नेगेटिव का साइन। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से संभाल के रखिए, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा अपने, खास करके 12th में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पे या पोटेंशियल ड्रॉप जहां कहीं भी आप पढ़ेंगे, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, कैपेसिटर हो, वहां पे ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को बहुत ध्यान से समझना, हमेशा इसमें एनर्जी स्टोर होती है ताकि ये कोई ना कोई काम कर सके। एनर्जी ही स्टोर नहीं होगी तो वर्क कैसे होगा, तो वर्क कराने के लिए एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। अब एक और चीज देखते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे, बाकी बातें फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखो अब जाते जाते अपन एक चीज पढ़ते हैं, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में ही नहीं आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। टीई का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टूड है? तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दे रहा था, ब्लॉक को ऊपर उठाया नीचे उठाया, एनर्जी स्टोर हो रही है, कुछ लोगों के सिर के ऊपर से गई होगी। एक और बार देख लो यहां पे, तो भाई क्या मानते हैं अपन कि लेट से अब ब्लॉक की जगह कुछ भी ले लो, पार्टिकल या ब्लॉक कुछ ऐसा ले लो राउंड में, मान लो ये h हाइट तक ऊपर गया और ये कुछ m मास का था। पहले ये कहां था? पहले ये यहीं था नीचे। तो ये मैंने बोल दिया इनिशियल स्टेट और ये बेटा है फाइनल स्टेट। ये तो रब कर दूंगा मैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, सबने नोट कर लिया होगा यहां तक। तो ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, ये m मास का कुछ ब्लॉक है जो कि ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया है h हाइट पे। तो अगर आप इसका एफबीडी बनाएं, कहीं यहां बीच में भी रहा होगा, है ना, ये कहीं यहां बीच में भी रहा होगा, तो ये m मास का है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होगा mg, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टुवर्ड्स द अर्थ काम कर रहा होगा, कितना? mg। ये डिस्प्लेस हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में h, तो अप्लाइड फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? mg इंटू एच इंटू इन दोनों के बीच का एंगल, बेटा थीटा 180 हो जाएगा mg और h के बीच में, तो cos 180 डिग्री। और आपने बोल दिया साहब वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताइए, मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट माना है, क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी तो तभी डिफाइन होगी जब आप रेफरेंस पॉइंट मानोगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मतलब देखो ऐसे समझो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए, है ना। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो ऑल्दो वी हैव अ रेफरेंस पॉइंट, तो इसको मैंने बोल दिया U नॉट, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको मैंने यहां पे बोल दिया UF, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो भैया यहां पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है? पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे करता है। तो यानी कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगी ये इक्वेशन आपके। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो भैया ये जो WG है, क्या ये एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव वर्क डन है? तो मैंने इसको यहां पे कर दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस ऑफ, बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? माइनस mgh, माइनस mgh, ब्रैकेट ओपन किया तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई?
U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या मतलब हुआ? जब ब्लॉक यहां था, यहां से ऊपर चला गया H हाइट पे, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आकर के स्टोर हुई है वो कितनी हुई है? mgh। कितनी हुई है? mgh। अब अगर ये ब्लॉक ऊपर आ चुका है और ऊपर से नीचे गिरेगा, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालिए, तो अब ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी h नीचे, तो भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी फिर कितना आ जाता है? पॉजिटिव का mgh। तो ये पॉजिटिव mgh आया कहां से? ये पॉजिटिव mgh तब आया जब ब्लॉक नीचे से ऊपर गया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गई थी। कितनी सेव हुई थी? प्लस mgh। और जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? mgh। तो इस तरह से वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एनर्जी को एक्सप्लेन करोगे तो वर्क को रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, वर्क को एक्सप्लेन करोगे तो एनर्जी को रेफरेंस पॉइंट बनाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। ब्लॉक जब नीचे था यानी कि रेफरेंस पॉइंट पे था, तो ऊपर गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, यहां पे आके प्लस mgh स्टोर हुई। जब ये यहां से नीचे गिर रहा है, तो इसको एनर्जी तो मिलनी चाहिए ना, तभी तो वर्क करेगा। एनर्जी ही नहीं होगी तो वर्क कैसे करेगा वो? और वो एनर्जी कितनी थी? mgh। तो इसने वर्क कितना कर दिया? वर्क डन बाय ग्रेविटी अब कितना हो गया? प्लस mgh। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलो, अगर आपको ये वाली बात अब समझ में आती है, तो अब एक और बात करते हैं। हम यहां पे थे, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू mgh। अब देखो, यहां पे तो हमने क्या रेफरेंस पॉइंट माना हुआ था। अच्छा, ये UI है तो इसको मैं UI कर देता हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या हो गई? 0। तो UF बराबर कितना हो गया? mgh। और यही आपने पहले पढ़ रखा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। दिस m is mass of body या particle, g is acceleration due to gravity, and it's the height of displacement कह लीजिए इसको, या height at which we displaces the body, and this is your पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां से हमें यह पता चला कि भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक ऐसी चीज है जो कि एनर्जी स्टोर करती है एक बॉडी में, है ना। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट आ रहा था इसकी डेफिनेशन में, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो पोजीशन तो हम समझ गए कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लेकर के गए एक बॉडी को, और उस बॉडी में क्या हुआ? एनर्जी स्टोर हो गई, और वो जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो उस ब्लॉक को नीचे लाने में काम आ गई। पोजीशन का काम तो समझ में आ गया। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का काम समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मान लो ये स्प्रिंग है, ये अभी अपनी नेचुरल स्टेट में है। मैं अगर इसे कंप्रेस कर दूं, एक साइड तो वॉल है, ये कंप्रेस कर दिया, और यहां पे मान लो एक छोटी सी कोई भी पेन का टुकड़ा है, कुछ भी लगा दिया, और जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो ये ऐसे आएगा, शटाक से बाहर आएगा, और वो पेन का टुकड़ा या जो पेन की कैप होगी वो ऐसे आगे निकल जाएगी। तो क्या हुआ? जब मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हमने क्या बोला कि भैया दिस स्प्रिंग इज हैविंग अ पोटेंशियल टू शूट दिस कैप ऑफ अ पेन। तो वो पेन को ऐसे फेंकती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने रिलेट किया था कि दिस बॉय इज हैविंग अ पोटेंशियल टू क्रैक द मेडिकल पेपर, यानी कि उसमें वो एनर्जी है। तो ऐसे ही स्प्रिंग को कंप्रेस करने में वो एनर्जी आती है। ऐसे ही एक्सपेंड करो स्प्रिंग को, तब भी उसमें एनर्जी क्या होगी? खींचने की, अंदर की तरफ।
सो दिस इज वन ऑफ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और देखो, मान लो मैं ऐसे धनुष बाण चला रहा हूं, अगर ये मेरा धनुष है और ये मेरी बाण है, मैंने नॉर्मली उसको रखा हुआ है, यानी कि बो एंड एरो की बात कर रहा हूं मैं, कुछ अंग्रेज लोग बैठे हैं यहां पे, बो एंड एरो। तो जो बो है वो एरो पे बस मैंने ऐसे नॉर्मली लगा रखी है, क्या बो के अंदर कोई एनर्जी स्टोर होगी? नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैंने बो को ऐसे खींच लिया पीछे की तरफ, तो उस बो के अंदर एक एनर्जी आके स्टोर होगी। जैसे ही मैं यहां से अपना हाथ छोड़ूंगा और वो बो आगे जाएगा, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे हिट करेगा, यानी कि उसमें एनर्जी स्टोर होगी और फिर वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। ट्रॉली देखिए बहुत बड़ी सी, जिसमें वो चेन होती है और एक बहुत बड़ी सी बॉल लटकी हुई होती है, वो बिल्डिंग को गिराने के जो काम आती है। वो बॉल ऐसे घूमती रहती है पेंडुलम की तरह। वो बॉल ऐसे पीछे जाती है, फिर आगे आती है, दीवार पे हिट करती है, टूट जाती है। ठीक है ना। तो अगर वो बॉल जो कि बहुत हैवी है केवल अपने नेचुरल पोजीशन पे रहे, तो उसमें कोई एनर्जी है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो पीछे जाती है और फिर आगे आती है, तो वो एनर्जी, वो हम कहते हैं कि दिस इज नाउ अ पोटेंशियल बॉल, इट कैन डिस्ट्रॉय द वॉल। यानी कि फिर वो बॉल जब आती है अपनी एनर्जी स्टोर करके जो लेके आती है, वो वॉल को हिट करने में वो एनर्जी लॉस कर देती है। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सब नोट किया आपने? चलो, नोट कर लिया तो बढ़िया है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतनी पढ़ाई काफी थी, कल अपन कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलो।